हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक है, चलो तो आज का अपना टॉपिक है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ और जनरल प्रॉपर्टीज जो अपने को देखना है। इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम कवर करके आ चुके हैं और ये आज के वीडियो में कुछ और कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किस किस टाइप्स के ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली है, वो किस टाइप की हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले समझ लेते हैं हाइड्राइड फॉर्मेशन होता क्या है। मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना या फिर हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करना, उसे बोला जाता है हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सिंपल एक ही टाइप का हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है, वो भी है EH3 टाइप। ठीक है, कौन से टाइप का हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है? ये सिर्फ एक ही टाइप का हाइड्राइड फॉर्मेशन करता है, वो भी EH3 टाइप का हाइड्राइड। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि N नाइट्रोजन के साथ NH3, फॉस्फोरस के साथ PH3। ठीक है, उसी तरह से और एलिमेंट्स आ जाएंगे जैसे कि ASH3। ठीक है, बिस्मिथ के साथ है BiH3। तो ये सारे के सारे इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलो, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, अब इसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे कि थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से मैटर करेगी इनके लिए, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। तो इससे पहले और कुछ इसमें समझना है, चलो जो समझना है आगे समझते रहते हैं। अब आता है कि क्या क्या चीजें आती है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। PROPERTYES प्रॉपर्टीज। हाइड्राइड्स किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जो नाइट्रोजन फैमिली है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके हाइड्राइड्स फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्राइड बोलो या फिर नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करती है। उसकी प्रॉपर्टीज निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी STABILITY स्टेबिलिटी। दूसरा आता है HEH बॉन्ड एंगल। ठीक है, सब कुछ समझेंगे थोड़ा सा आराम से, ठीक है, जब तक पॉइंट लिखो। इसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, RECTAR CHERECTOR कैरेक्टर। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिसिटी, और कुछ बच गया थर्मल स्टेबिलिटी, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड DISSOCIATION डिसोसिएशन एंथैल्पी ENTHALPY। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स को एक बार नोट कर लो, फटाक से स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो आप हाइड्राइड्स के साथ फॉर्मेशन करते हैं, तो अपन को ये सारी की सारी चीजें पढ़ना है, मतलब इनकी सारी प्रॉपर्टीज को समझना है। तो ये किस तरह से इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी डाउन द ग्रुप जाने से। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, अब आते हैं, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या क्या चीजें इंक्रीज करेंगी। पहला तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो इंक्रीज करेगा ना उसके सामने ब्लू से लिख दें क्या? चलो ब्लू से ही करते हैं। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप यहीं पहले ही लिखे थे DOWN, डाउन द ग्रुप मूव करने पे। ठीक है, सभी के लिए डाउन द ग्रुप लिख लेना। ठीक है, सभी के लिए है डाउन द ग्रुप। तो पहला बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, HEH बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा, बेसिसिटी भी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। मतलब जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, ये 4 पॉइंट्स डिक्रीज करेंगे, उधर के 2 पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे। अब ये सब कुछ होता क्या है ये भी समझा दो। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी अपनी भी बन जाएगी, अपनी भी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। चलो तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है थर्मल स्टेबिलिटी।
मैंने बोला डाउन द ग्रुप जाने से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। मतलब जब हम NH3 से, मतलब ये हाइड्राइड्स के लिए बात कर रहा हूं ना, हमेशा ध्यान रखना किसके लिए, हाइड्राइड। तो NH3 से जब अपना BiH3 में यानी बिस्मिथ हाइड्राइड ट्राईहाइड्राइड में मूव करेंगे तो अपना ये सारी चीजें होने वाली हैं। कौन सी चीजें, ये चीजें होने वाली हैं, चारों चीजें। तो थर्मल स्टेबिलिटी जब NH3 से BiH3 में जाएंगे तो ये डिक्रीज करता है, ठीक है, डिक्रीज तो करता है। पर ये बता दे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि कोई भी, मतलब जो भी एलिमेंट है, जैसे NH3 एलिमेंट है, तो इसकी कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है, मतलब ये कितने ज्यादा टेम्परेचर को कितने देर तक सह सकता है। जैसे NH3 की बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। NH3 मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 मिनट तक सह सकता है, तो उसकी बन जाएगी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। BiH3 वहीं उसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक ही सह सकता है, तो उसकी हो जाएगी वो थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो NH3 यानी अपना एमोनिया होता है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है इस पूरे ग्रुप में। पहली बात क्लियर है, ठीक है। चलो, और BiH3 की सबसे कम होगी, मतलब डाउन दी ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो अपनी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी को सिंपल आप डिफाइन कर सकते हो, द एबिलिटी टू स्टोर्ड एनर्जी, और सिंपल द एबिलिटी टू स्टोर्ड एनर्जी वाला कट कर दो, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट टू थर्मली स्टेबल, तो उसे क्या बोला जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी बोला जाएगा। चलो ठीक है, उसको एक बार नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है HEH बॉन्ड एंगल। HEH बॉन्ड एंगल ये हुआ गया, HEH बॉन्ड एंगल यानी जो अपने पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं तो अपना एक यहाँ पास, इसको रब कर दूं क्या, चलो रब कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने को जगह भी चाहिए। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन का ही बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस तरह का बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। उसी के बगल में बना लेते हैं किसका, बिस्मिथ का, Bi, इसका भी 2 लोन पेयर ही रहता है, और सेम टू सेम इसका भी सिंपल किस तरह से स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब जो डाउन द ग्रुप जैसे हम मूव करते जाते हैं तो ये मैंने बोला HEH बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करते जाएगा। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज सेड टू बी अ बॉन्ड एंगल, ठीक है। मतलब ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को ही बॉन्ड एंगल बोलेंगे। इसमें जो ये एंगल बन रहा है इस एंगल को ही बॉन्ड एंगल बोलेंगे। सिंपल सी बात क्लियर है। चलो, तो ये मैंने क्या बोला कि जो सबसे ऊपर होंगे एलिमेंट, यानी मान लेते हैं नाइट्रोजन की, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज करते चले जाएगा। मतलब HEH बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। इसका इफेक्ट क्या है भाई लोग, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा एक ही कारण है, एज जो भी हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन फैमिली के, उनके पास कितना, एक लोन पेयर है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होने के कारण जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा, मतलब अगर मैं NH3 की बात करता हूं तो NH3 वाला एलिमेंट क्या होगा, उसकी अगर बात करते हैं तो उसका साइज छोटा होगा, ये क्या होगा, स्मॉल होंगे। साइज में क्या होते हैं, स्मॉल, फिर ये थोड़ा सा बड़े होते हैं, स्मॉल के बाद थोड़ा सा ज्यादा, फिर ये थोड़ा सा ज्यादा, फिर ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा। मतलब साइज डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी तो इंक्रीज करेगा। अब देखो सिंपल से ये क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो होता है, ये वाला लेंथ बॉन्ड लेंथ, इसे बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ये लेंथ बहुत ज्यादा छोटा होता है,
जो इनिशियल एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब जो सबसे ऊपर में टॉप ग्रुप एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे NH3 हो गया, इसके बाद फास्फोरस हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स के लिए बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा रहता है, मतलब छोटा होता है, फिर इसके लिए थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर इसके लिए थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर इसके लिए और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल बड़े होने के कारण इनके बीच में जो बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा। NH3 के केस में बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा हो गया, क्योंकि बॉन्ड छोटे हैं, मतलब फोर्सेस इतने के बीच में, इतने में ही फोर्स सेपरेट हो रही है। मतलब अगर 5 न्यूटन फोर्स है अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो सिंपल सा एग्जांपल लेके चलना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 5 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये 5 न्यूटन फोर्स इतने छोटे से फोर्स में, इतने छोटी जगह में लग रहा है, मतलब वहां फोर्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वहां बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होता है इस केस में, एज बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाने के कारण इसमें बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन कम हो जाता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका, अब ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, अगर BiHA3 का बनाता हूं, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और ये लोन पेयर इस तरह से। अब हाइड्रोजन कितनी कितनी दूरी पे है, बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे क्या, नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है। बट इसमें कितने पास पास में है, ये बहुत ज्यादा पास पास में है, तो पास पास में होने के कारण बॉन्ड रिपल्सन ज्यादा होगा, इसी कारण इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एज कंपैरिजन टू बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा। बट इसमें रिपल्सन बहुत कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बहुत कम होता है। चलो, तो सेकंड टॉपिक क्लियर है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना, बेसिसिटी। बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बेसिसिटी यानी होता क्या है, द एल्कलाइन नेचर, सिंपल। बेसिसिटी यानी बेस क्या होता है, एक एल्कलाइन नेचर, ठीक है, एल्कलाइन होता है। तो किसी भी एलिमेंट का, जो भी नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स हैं, तो उनका बेसिसिटी क्या होगा, मतलब एल्कलाइन नेचर डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, तो बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है, क्योंकि अपन को ये भी मालूम है अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिसिटी शो करता है। इसके बाद डाउन द ग्रुप जाने से एलिमेंट जैसे कि BiHA3 बिस्मिथ हाइड्राइड, वो सबसे कम शो करेगा। तो बेसिसिटी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करती है, ये सिंपल सा बात है, अपने को समझ के रखना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे एंथैल्पी बोला जाता है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन यानी तोड़ने के लिए एनर्जी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो उसे बोला जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अपन का एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं BiHA3 का भी एग्जांपल ले लेता हूं, BiHA3, ठीक है। इसके बीच में इस तरह से कुछ बॉन्ड बना देते हैं, सिंपल सा भी डायग्राम ले रहा हूं। वैसे डायग्राम ये इस तरह से नहीं, थोड़ा सा टिल्ट रहता है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा नीचे आएंगे इस तरह से, ठीक है। करेक्ट डायग्राम ही बनाओ। चलो, इस तरह से अपना डायग्राम आ जाएगा ये। अब ये डायग्राम इस तरह से जब आएगा तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। देखो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस तरह से वर्क करेगी, मतलब यहाँ इनके बीच के जो बॉन्ड हैं, मतलब बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कितना जल्दी टूटता है, उसी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एज डाउन द ग्रुप जाने से अपना साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने से जो बॉन्ड लेंथ होता है वो भी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि शील्डिंग इफेक्ट भी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डाउन द ग्रुप जाने से डिक्रीज करता है। तो ये इतनी सारी चीजें जो डिक्रीज कर रही हैं, तो ये इसके बीच में जो न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होने के कारण ये इजीली बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर एनर्जी सप्लाई करूंगा, क्योंकि एनर्जी जो कि बिस्मिथ और हाइड्रोजन, बिस्मिथ नेगेटिव चार्ज होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। बिस्मिथ इसको क्या, हाइड्रोजन को पूरी तरह से खींच के नहीं रख पाता है, ठीक है। मतलब इसके बीच में बॉन्ड वैसे भी खुद ही इतना बड़ा है, अब बॉन्ड इतना बड़ा है भाई, वो हाइड्रोजन को इजीली कैप्चर नहीं करके रख पाता है, मतलब रोक के नहीं रख पाता है, इसीलिए
बी और एच के बीच का बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे वहीं NH3 की अगर मैं बात करता हूं तो NH3 का कुछ इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। मतलब यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक लोन पेयर, ठीक है, और एक ठोक यहाँ हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ हाइड्रोजन। अब दोनों का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से दिखता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से। इसका बॉन्ड लेंथ भी होगा, अगर एस कंपेयर करेंगे दोनों में तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा छोटा एलिमेंट प्रोवाइड बनाता है। तो ये अपने जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया हाइड्रोजन के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं करते हैं, बट इसके केस में ये बॉन्ड इजिली ब्रेक कर जाते हैं। इसमें बॉन्ड इजिली ब्रेक क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें H बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और H बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसका बॉन्ड लेंथ भी बहुत ज्यादा होता है, बट इजीली वो ब्रेक कर सकता है। बट इसमें जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग फॉर्मेशन होने के कारण ये बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। तो ऐसे ही डाउन द ग्रुप जाने से फास्फोरस का थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, फिर इसका थोड़ा सा और ज्यादा होगा, फिर इसका कुछ ज्यादा ही होगा। तो इसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण इजीली थोड़ा सा भी एनर्जी अगर सप्लाई करते हैं तो ब्रेक डाउन कर जाता है। क्योंकि अपन ने यह भी पढ़ा कि थर्मल स्टेबिलिटी भी तो उसकी डिक्रीज करती है। मतलब डाउन द ग्रुप जाने से थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो थोड़ा सा हीट करोगे वो थोड़े सा ही हीट सह पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ही हीट सह पाएगा। मान लेते हैं NH3 अगर 100 डिग्री सह पा रहा है तो BiH3 सिर्फ 10 डिग्री सेंटीग्रेड सह पाएगा। ठीक है, उससे पहले ही वो टूट जाएगा। तो मतलब सिंपल सा बात है कि अगर किस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करे इसलिए बॉन्ड जल्दी टूटेंगे। एक तो ये कारण आ जाएगा। ठीक है, चलो, और HEH बॉन्ड एंगल भी तो इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब फोर्स भी ज्यादा, रिपल्सन क्या होता है, कम ही होता है। तो ये भी एक कारण है, बट एज सेटिस्फाई कारण मैं नहीं मानता इसको। चलो, हो गया कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिसिटी, बॉन्ड एसोसिएशन, एंथैल्पी, ये सारी टॉपिक्स कवर हो गए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या आता है कॉन्सेप्ट अपना। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर केस की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है, यहां ऐसा बोला जाता है। अब ये होता कैसे है ये भी समझा दो। देखो, डाउन द ग्रुप जाने से अपने एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है, मतलब BiH3 जो एलिमेंट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट एक्सेप्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी साइज बहुत बड़ी होगी NH3 की साइज के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी साइज बड़ी होने के कारण एज इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, तो इसको अगर गर्म करना है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ये भी सिंपल सी बात है। तो डाउन द ग्रुप जाने से एज एटॉमिक साइज इंक्रीज करते हैं, इसी कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। सिंपल सा बात है। चलो, ये पहले बात तो क्लियर हो गया। अब आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। आखिरकार रिड्यूसिंग कैरेक्टर होते क्या है, सिंपल सी बात है भाई। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब जो भी उसके साथ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर बॉन्डेड बॉन्ड्स हैं, बॉन्डेड बॉन्ड्स एलिमेंट्स हैं, उनको कितनी जल्दी वो रिलीज कर सकता है, उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो जो सबसे ज्यादा इन सारे एलिमेंट्स में बोलेंगे तो जो रिलीजिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग कैपेसिटी, वो BiH3 का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा है और थोड़ा सा भी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इजीली ब्रेक कर देगा और वो खुद को रिड्यूस करके एलिमेंट्स को भैया को दूसरे को दे देगा। ठीक है, एक टाइप का ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो पहला वाला एलिमेंट होता है NH3 की बात की जाए तो बहुत कम केसेस में ही रिड्यूस होता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने बॉन्ड को आसानी से तोड़ने ही नहीं देता। पहली बात तो ये आ जाएगा। दूसरे में H बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये तीसरा स्टेबिलिटी, मतलब ये दूसरा कारण हो गया जिसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आसानी से तोड़ता नहीं है। PH3 भी आसानी से तोड़ता नहीं है क्योंकि उसका भी बॉन्ड लेंथ बड़ा रहता है, सॉरी बॉन्ड लेंथ थोड़ा छोटा रहता है। ठीक है, छोटा होने के कारण अगर थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एटम एज स्टेबल कर लेता है, खुद के ऊपर सह लेता है, क्योंकि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, तो इसीलिए ये आसानी से अपने बॉन्ड्स को तोड़ता नहीं है। बट
जो डाउन द ग्रुप जाते जाते हैं एलिमेंट्स, तो उसकी टूटने की चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरा कारण तो एटॉमिक साइज भी तो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। चलो, तो ये आ गया अपना रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कंप्लीट है। आगे बढ़े, एक स्क्रीनशॉट हो गया इसका फाइनली। चलो अब इसको पूरे को रब कर देते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसको कंप्लीट करने के बाद हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स तो हो चुका है, हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स, यहां तक तो क्लियर है ना? बोलते रहता हूं, कैसा लगता है? फालतू सा लगता है। क्या जवाब पूछो भाई। इसको रब कर देता हूं, ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, हाइड्राइड की जगह हाइलाइड लिखना है, HAILIDS। हाइलाइट्स की स्पेलिंग यही होगी ना, HALIDES, हाइलाइट्स। सही है, अब सही है, ठीक है। हाइलाइट्स स्पेलिंग मिस्टेक होगा देख लेना भाई लोग, ठीक। हाइलाइट्स होता गया है, सिंपल सही है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाइलाइट्स यानी होता है सिंपल सा अपना जो 17 वाले ग्रुप वाले एलिमेंट है ना, 17 ग्रुप जो 17 ग्रुप एलिमेंट है, कौन सा? हैलोजेंस ग्रुप, ठीक है, HYLOGEN, हाइलोजेंस ग्रुप एलिमेंट, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना ही को क्या बोलते हैं? हाइलाइट्स फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब अगर 15 वाले ग्रुप वाले एलिमेंट ये 17 वाले ग्रुप्स हैलोजेंस ग्रुप्स के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करते हैं? हाइलाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ दो टाइप्स के हाइलाइट्स फॉर्मेशन होता है, एक तो ई यानी सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ई यानी हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बिस्मिथ, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये कौन कौन से हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं? एक तो EX3 और एक होता है EX5। दो टाइप्स के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। कितने टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं? दो टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, एक तो EX3, दूसरा EX5। चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब जो इसमें से अपना नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ मतलब NF3, ये ही बस एलिमेंट एक ऐसा है नाइट्रोजन जो बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो एलिमेंट बनाता है इस वाले ग्रुप के साथ, मतलब कौन से ग्रुप के साथ भैया? 17 वाले ग्रुप्स के साथ, हाइलोजेंस के साथ हाइलाइट्स फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें से ही बस सिर्फ NF3 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेबल है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो भी क्रिएट करेगा वो अनस्टेबल होते हैं, वो इजीली ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा के कारण का भैया, पहला तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की कमी होने के कारण ये NF5 नहीं क्रिएट कर सकता, NF5 नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि एक्सटेंडली अगर एक्सटेंड करने की बात करें तो ये सिर्फ 4 तक एक्सटेंड कर सकता है। बट अपने को फ्लोरीन तो 5 चाहिए, मतलब फ्लोरीन जो वैकेंसी है उसको 5 चाहिए, तो उसके लिए इसके पास डी सबसेल होना चाहिए, डी सबसेल की होना जरूरी है। बट डी सबसेल की अब्सेंस होने के कारण ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है। ये ऐसा कोई एलिमेंट फॉर्म ही नहीं कर पाता, डी सबसेल अब्सेंस होता है, ठीक है। डी पाई पी पाई फॉर्मेशन नहीं कर पाता ये बॉन्ड, तो इसी कारण ये अनस्टेबल की कंडीशन में आ जाता है। मतलब ये वाला केस तो नहीं बनेगा, सिर्फ यही वाला केस बनता है जो नाइट्रोजन का स्टेबल होता है। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है। और बाकी सारे एलिमेंट्स है जैसे कि फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन तो बना लिया। फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस PF3 हो गया, PF5 भी बनाता है। इसके बाद आता है ASF3, ठीक है, ASF5 ये भी बनाता है। बिस्मिथ की बात करते हैं, BIF3 और BIF5, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। चलो, पर नाइट्रोजन के वाले केस को लिए याद रखना है कि दैट NF3 ही बस स्टेबल होता है, बाकी नाइट्रोजन कोई भी एलिमेंट्स क्रिएट नहीं कर पाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी सबसेल। और एक और कारण है भैया कोवैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, अनदर के कोवैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। कोवैलेंसी को सेटिस्फाई ना करने का मतलब है भैया
कि उसके बाद डी सब सेल नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। डी सब सेल होता तो एक्सटेंड करके दूसरे को सेटिस्फाई कर देता, पर डी सब सेल्स की एब्सेंट है, तो इसलिए कोवैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो ये भी लिख सकते हो। चलो एक इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। चले रब कर दें, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। तो कितने टाइप्स के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होते हैं, इसको ब्रैकेट को टाइप की जरूरत पड़ेगा। तो ऑक्साइड OXIDES, ऑक्साइड फॉर्मेशन, ठीक है। तो कितने टाइप के ऑक्साइड्स की ये लोग फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना, मतलब नाइट्रोजन फैमिली कितने टाइप के, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन करती है उसे बोला जाता है ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये दो टाइप के ही सिर्फ दो टाइप के बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती है। दो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, सिंपल सा भाई के दो टाइप्स के केसेस को फॉर्म करती है ऑक्साइड, दो टाइप के ऑक्साइड। एक होता है E2 यानी E यानी हो जाएगा फिर से वही एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, ठीक है, E2O3, और एक होता है E2O5। ये सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, मतलब सॉरी दो ही टाइप्स के ऑक्साइड्स फॉर्मेशन करती है। चलो तो अगर सिंपल सा जैसे कि फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं तो P2O5, P2O3 इस टाइप के एलिमेंट क्रिएट होते हैं। अब इसमें से स्पेशल केस जो जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में नाइट्रोजन के केस के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ करीबन 6 केसेस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि पहला क्या आ जाएगा, अगर N2 को साथ O2 को मिक्स कर दी जाए, ठीक है, नाइट्रोजन डायस्टोमिक स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो N2 को O2 के साथ मिक्स कर दी जाए तो ये कुछ इस टाइप्स के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रो डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रो ट्राइऑक्साइड, ठीक है, डाइनाइट्रो टेट्रा ऑक्साइड। इसके बाद आता है डाइनाइट्रो टेट्रा के बाद आता है पेंटा ऑक्साइड। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो 6 टाइप के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करती है। अब इसमें से जो ये दो ऑक्साइड्स होते हैं यही सिर्फ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, NuTRAL न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। बाकी ये सारे के सारे जो आ गए, ठीक है, ये सारे के सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर। वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट है, चलो क्लियर है सारा टॉपिक्स, ठीक है। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वैसे भी बहुत हो चुका है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो गया है ना, चलो फिर ख़त्म करते हैं। तो ऑक्साइड्स में सिर्फ इतना ही पढ़ना था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ कुछ और टॉपिक्स को बचा है उसको ट्रैवल करना है, उसके थ्रू अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन डाइनाइट्रोजन स्टार्ट करेंगे। फाइनली अपना ये टॉपिक स्टार्ट होगी अब जनरल प्रॉपर्टीज के खत्म होने के बाद। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां आप और हम पढ़ेंगे जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ।